मैंने जाके कंप्लेन लिखवाया और लिखवाने के बाद भी मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, बिकॉज़ कंप्लेन लिखने के बाद एक प्रोसेस होता है जो पुलिस स्टार्ट कर देती है, नोटिस भेजना और फिर सामने वाले को बुलाते पूछताछ करते हैं। तो मैंने उनसे कंप्लेन करने के बाद भी बोला कि थोड़े रुक जाइए, मुझे एक बार उनसे मिलके फ़ेस टू फ़ेस पूछ लेने दीजिए कि क्या मैटर है, उसके बाद आप लोग कुछ कीजिएगा। क्योंकि उस वक्त तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शायद कोई प्रॉब्लम है या कुछ जो भी है वो हमसे ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, हम मान ही नहीं पा रहे थे इस बात को। फिर उसके बाद भी 23 मई के बाद भी एक हफ़्ता और 30 मई तक हमने वेट किया और वो मुझे लगातार झूठ बोलते रहे पूरे हफ्ते। वो कभी कोलकाता गए ही नहीं थे, वो गोवा में ही थे और वो मुझसे रोज़ झूठ बोलते रहे। उन्होंने ऐसा कहा मुझे कि मेरी वाइफ़ ने अभी साइन कर दिया है डॉक्यूमेंट गोल्ड लोन का और वो अभी घर गई है, मैं बैठा हुआ हूँ ब्रांच में ही और मैं अभी डिसबर्स करा रहा हूँ, तुम्हारे अकाउंट में अभी आ जाएगा। तो 1 घंटे में आ रहा, 2 घंटे में आ रहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता बीत गया ऐसे। तब मैंने 30 मई को मैंने उनको जब फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने काट दिया। हम दोनों का फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, नहीं उठाया हम दोनों का फ़ोन, काट के मैसेज किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, अब तक वो बोल रहे थे वो कोलकाता में, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मेरे केस की हियरिंग चल रही है और मैं अभी फ़ोन नहीं उठा सकता। तो मैंने बोला प्लीज़ कॉल मी बैक। उन्होंने उस दिन मुझे कोई कॉल नहीं किया और मुझे पता लगा उस दिन वो गोवा में ही थे। तब मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा क्योंकि अब उसके बाद मैं नहीं वेट कर पाई। वो उनका घर गोवा में भी है और जब हम पहले भी श्यामदा के साथ गोवा गए थे, हमारे कॉमन फ्रेंड भी थे, उस वक्त भी हम पीयूष भैया के घर गए थे, उनकी मदर आई हुई थी, उनकी फैमिली आई हुई थी, हम मिलने गए थे। उनकी मदर भी मुझे अपनी बेटी जैसा मानती है, तो श्यामदा को लेके हम उनके घर पहले भी गए और हम बहुत ही एक डिस्ट्रेस में से गए हुए थे। मैं हमारी हालत नहीं थी, शक्ल पे दिख रहा था कि हम रात भर सोए नहीं है, रोए हुए हैं, दोनों की आंखें सूजी हुई हैं। तो जब हम वहाँ गए, हमको पता चला वो वेस्टिन में रुके हुए हैं, तो पीयूष भैया हमारे साथ थे, हमारे साथ गए क्योंकि वो हमारा एज ए सपोर्ट हमारे साथ थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि हमारी हालत नहीं थी बात भी करने की, तो वो हमारे साथ गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि वो रुके हुए हैं, बट वो बाहर गए हुए अपनी फ्रेंड उनकी जो भी थी उनके साथ, जॉली, उनके साथ कहीं लंच पे गए हैं। तो मैंने कुणाल को बोला कि तुम होटल में ही रुको, मैं और भैया देखते हैं बाहर, अगर वो हमें कहीं दिख जाते हैं तो, बिकॉज़ हम कितना वेट करते, बैठे थे हम काफ़ी देर वेस्टिन में, 1 घंटा बैठे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो, हम तो मतलब उनसे मिलने ही आए थे, तो हमारा वो जो डेस्परेशन था उनसे मिलने का, तो इसके लिए हमने 1 घंटा रुक के वेस्टिन में वेट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो हम देखते हैं यहाँ वहाँ। पर कुणाल को हमने बोला कि तुम यहीं रुको, अगर वो आ जाए तो हमको बताना। मैं, पीयूष भैया और उनके ड्राइवर हम निकले उस वेस्टिन से और हम रास्ते में जब जा रहे थे तो कलंगुट के आसपास हमको उनकी गाड़ी दिखी, वो और उनकी फ्रेंड थी उनकी गाड़ी में। हमने उन्हें रुकाया और उसके बाद मैंने जाके उनको बोला, वो मुझे देख के काफ़ी शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने मुझसे इतना झूठ बोल के और जो भी वो कर रहे थे, और अचानक मैं उनके सामने आ गई तो उनका एकदम शॉक्ड था रिएक्शन। और उनकी फ्रेंड थी तो मुझे उनके सामने कोई बात नहीं करनी थी, तो मैंने बोला कि आप प्लीज़ आइए हमारे साथ, मुझे आपसे बात करनी है। और वो हमारे साथ आए, उन्होंने बोला मेरी फ्रेंड को प्लीज़ ड्रॉप करा दो होटल में। तो मैंने बोला ठीक है। तो भैया के जो ड्राइवर थे, उनकी जो गाड़ी थी श्यामदा की, उसमें उनको उनकी फ्रेंड को वेस्टिन ड्रॉप करके कुणाल को लेके वो गाड़ी वापस पीयूष भैया के बंगलों पे आ गई। और मैं और पीयूष भैया श्यामदा को लेके उनके बंगलों पे गए, बैठ के हमने बात की। पीयूष भैया ने हमको खाना खिलाया सबको, उन्होंने श्यामदा को भी लंच करवाया कि पहले आप लोग खाना खाइए, आराम से बात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी। मुझसे कुछ क्या बोलूँ, रोका ही नहीं जा रहा था, अपने आप को संभाला ही नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ रोए जा रही थी क्योंकि मैं इतने बड़े उसमें थी, ट्रॉमा में थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। डर यही था कि अब मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूँगी, और मैं सिर्फ रोई हूँ उनके सामने। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम लोग को मैंने बोला आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आप सुप्रीम कोर्ट में हो, आप कोलकाता में हो, आप ये सब क्या कर रहे थे इतने दिन से, आप यहीं पे बैठे हुए हो आप अपनी फ्रेंड के साथ और आप मुझे झूठ बोल रहे हो। तो बोले एक्चुअली मेरा केस चल रहा है कोलकाता में, जिसकी वजह से मैं कोलकाता नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा बेल नहीं हुआ है अब तक, और मैं इसलिए कोलकाता वाला जो नंबर है उनका वो ऑफ़ करके रखे हुए थे। तो बोले इसलिए तो मैं तुम्हें बताता तो तुम घबरा जाती, इसलिए मैंने नहीं बताया, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हें 24 घंटे का मुझे टाइम दे दो, कल वापस हम यहीं पे मिलते हैं इस टाइम पे, और मैं तुम्हें रीपेमेंट स्केड्यूल देता हूँ।
बताता नहीं हूँ कि कब दूँ, मैं तुम्हें कल रीपेमेंट शेड्यूल देता हूँ कि कब कब कितने कितने पैसे दूँगा। तो हमने बोला ठीक है, फिर हमने वहाँ बैठे खाना वाना खाया। उसके बाद उनके ही गाड़ी में उन्होंने ही ड्राइव किया और मैं और कुणाल उनके साथ उनके गाड़ी में ही वेस्टिन वापस आए। हमने भी एक वहाँ पे रूम लिया उनके रूम के पास और हम वहाँ पे उस दिन रुक गए, वो भी थे। अगले दिन हम जब वापस दोपहर को जो मिलने वाले थे 24 घंटे बाद, जो जैसा उन्होंने कहा था, तो जब वापस हम भैया के बंगलों पे हम आए तीनों, हम बैठे बात किए, तब वो जो बोल के गए थे 24 घंटे बाद हम रीपेमेंट शेड्यूल देंगे, ऐसा कोई बात वो नहीं कर रहे थे। वो यहाँ वहाँ की बातें करने लग गए कि मैंने पूछा मेरे पैसे गए कहाँ, क्योंकि वो मुझे वापस से वही बोलने लगे कि मैं अपने बीवी के गहने गिरवी रख दूँगा। और मैंने उनको बोला मुझे नहीं चाहिए आपके बीवी के गहने, मैं क्यों लूँ। मैंने बोला मेरे पैसे कहाँ हैं, तो उनके पास बीवी के गहने प्लस प्रॉपर्टी भी, हाँ प्रॉपर्टी उन्होंने बोला के नाम पे है। हाँ उन्होंने बोला कि आप लोगों की प्रॉपर्टी है तो मैं भी अपना प्रॉपर्टी देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है दो, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, कहाँ है प्रॉपर्टी बताओ मुझे आप। तो बोलने लगे देखूंगा ये वो। मतलब क्या, मुझे ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 10,000 प्रॉपर्टी इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वाली की आप बात कर रहे हो, तो आप मुझे कॉन्क्रीट आंसर तो दो। तब उन्होंने बोला कि मेरे पापा की एक फ्लैट था जो पापा अब नहीं रहे तो वो मुझे मिल जाएगा। बट मैंने बोला आपकी माँ भी है, आपके ब्रदर है, तो आपको कैसे मिल जाएगा। वो बोले कि नहीं मेरे वाइफ की भी, मेरे फादर इन लॉ का एक घर है वो मेरे वाइफ को मिल जाएगा। और उन्होंने अपने वाइफ को फ़ोन किया वहाँ से। उनकी वाइफ को फ़ोन करने पे जब उन्होंने ये बात बताया उनकी वाइफ को कि तुम्हारे फ्लैट का मुझे पेपर चाहिए, उनकी वाइफ बहुत अपसेट हो गई और उनको बहुत सारी बातें उन्होंने बोली कि मैं सुसाइड कर लूँगी, तुमने मेरा सब कुछ ले लिया है, अब मेरा एक पापा का घर है उस पर भी तुम्हारा नज़र है, मैं मर जाऊँगी फिर भी मैं नहीं दूँगी, मैं डिवोर्स दे दूँगी, मैं चली जाऊँगी। तो मैंने बोला शामदा आप, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था उनकी वाइफ के लिए। मैंने बोला आपने अपने वाइफ से भी ऐसे किया हुआ है, मतलब चीटिंग, और उनको भी आपने झूठ बोल के उनसे भी सब ले लिया है। और वो बेचारी मैं ये पाप नहीं कर सकती, मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझसे पैसे लिए, आप मुझे पैसे दोगे। और इसके बावजूद, मतलब इतना सब हो रहा है उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि जो मेरे पैसे थे सच में इन्होंने डील में नहीं लगाया है, तो वो मुझे कंफर्म करना था, क्योंकि उन्होंने नहीं माना ये बात। तो जिनका नाम लेके उन्होंने मुझे 2-3 महीने तक जो टॉर्चर किया था कि इनसे मैंने पैसे फिल्म खरीदे हैं, अभी इनको पैसे देने हैं, इनको पैसे देने हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने उनका नंबर निकाल के उनको कॉल लगाया कोलकाता में। और जब हमने उनसे पूछा कि सर क्या आपसे इन्होंने 16 फिल्में खरीदी है या आपने राइट्स दिए हैं, तब उन्होंने बोला कि ये मेरे ही 5 करोड़ लेके भागा हुआ है, टोपीबाज ये है, टोपीबाज है, बहुत बड़ा टोपीबाज, और इसके पास मेरे कोई फिल्म के राइट्स नहीं है। तब मैं एकदम टूट गई, क्योंकि जो भी मेरे दिमाग में थोड़ा भी वो चल रहा था कि बैक ऑफ द माइंड कि नहीं शायद नहीं होगा, नहीं होता है ना, एक दिलासा खुद को दे रही थी कि नहीं, वो मेरा पूरा शैटर हो गई मैं। और उसके बाद मैंने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया, मतलब मैं उनकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं इंसान को अब कभी देख नहीं सकूँगी, मुझे नहीं देखना है उनको। तब वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मैंने उनको कहा कि देखो मैं पुलिस में कंप्लेन करके आई थी ऑलरेडी बॉम्बे में 23 तारीख को, और उस दिन था 1 जून, जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ। 31 को हम गोवा गए थे। मैंने बोला ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले मैंने कंप्लेन किया था, फिर भी मैंने उनको बोला था कि कुछ आप एक्शन मत लो, बट अब सब ख़त्म हो चुका है। आई नो यू हैव चीटेड अस, आपने कोई डील नहीं किया, आपने मुझे पता ही नहीं कि वो पैसों का किया क्या, तो आप अभी चलो हमारे साथ बॉम्बे पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे जो पुलिस जो भी अब करेगी वही करेगी, मुझे नहीं पता। तो वो एकदम रिक्वेस्ट करने लगे, रोने लगे, ये भी रोने लगा क्योंकि ये भी बहुत इमोशनल है, दोनों रोने लग गए। और उन्होंने बोला मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे एक बार रीस्टार्ट करने दो, क्या तुम मुझे एक लास्ट चांस नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कोलकाता में चल रहा है केस, मैं वहाँ से भी इसलिए बॉम्बे में बैठा हुआ हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। तुम भी कर दोगी तो मेरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, मेरी वाइफ सुसाइड कर लेगी, मेरी बच्ची वो हो जाएगी। अब ये सब बोलने के बाद बच्ची की कसम खा रहे हैं, मेरे बोल रहे कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे जैसा है। तो ये भी बोलने लगा कि प्लीज़ आप फिर एक, अब हमको भी क्या हम करें, हमारे पर भी, हम भी लाचार ही थे, मजबूरी थे, उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं था। हमको ये लग रहा था कि अब तो शायद वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, अपनी बच्ची की कसम खा के क्यों झूठ बोलेगा कोई। और वो हमसे आखिरी मौका मांग रहे थे कि एक काम करो, तुम और कुणाल मेरे साथ 1 हफ्ता गोवा में रुक जाओ, मैं 1 हफ्ते के अंदर एक अच्छा मतलब सब्सटैंशियल अमाउंट तुमको देता हूँ, और जो भी बच जाएगा उसकी गारंटी जो भी है वो मैं यहीं पे करके ही गोवा से निकलूँगा। और मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तुम दोनों रहोगे तो मैं सब कुछ अच्छे से करूँगा, और मैं तुम दोनों को साथ में चाहता हूँ कि मेरे साथ रहो तुम दोनों, मैं सब।
तो पता नहीं ये बात पे भी हमने अग्री कर लिया। मैंने बॉम्बे पुलिस को फ़ोन भी किया वहाँ से, ये बात बताई भी उनको कि सर मैं उनसे मिली हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ और ऐसा वो बोल रहे हैं, तो शायद वो दे देंगे पैसे, तो आप लोग फिर कुछ वो मत कीजिएगा, मैं आके कंप्लेंट वापस ले लूँगी। तो उन्होंने बोला आपको सच में लगता है मैडम वो पैसे दे देंगे? मैंने बोला हाँ सर, वो अभी ऐसे कोई झूठ थोड़ी बोलेगा अपनी बच्ची की कसम खा के, और वो भी डिस्ट्रेस में, वो भी परेशानी में है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए इतना जानने के बाद भी लंबी स्टोरी इसलिए हम इतना डिटेल में इसलिए बता रहे ताकि आप लोग को एक एक चीज़ पता चले। और जो उन लोगों ने एकदम से एलिगेशन हम पे लगा दिए कि हमने एक्सटॉर्ट किया, हमने किडनैप किया, आई मीन ये सारी चीज़ें कोई ऐसी मतलब हवा में आप बातें कर रहे हो। इसलिए हम इतनी लंबी स्टोरी आपको विस्तार में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एवरीबडी नीड्स टू नो एग्जैक्टली हुआ क्या था। और आप लोग सोचिए कि इतना होने के बावजूद ये बंदे ने हमें पागल बनाया है। ऐसी कोई डील ही नहीं है, ऐसा कोई चैनल ही नहीं है जिसको उसने ऐसे कोई मतलब कोई आदमी नहीं, वो आदमी है लेकिन वो आदमी खुद बोल रहा है ये आदमी एक नंबर का टोपीबाज है, ये मेरे से 5-6 करोड़ इसको मुझे देने मतलब मुझे इससे लेने हैं। हम फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं यार, पुलिस को भी बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस को कि नहीं नहीं सर रहने दो, ये शायद दे देंगे हम, क्योंकि ये एक हफ्ते का हमसे वक्त मांग रहे हैं और हमारे साथ रहना चाहते हैं। और ठीक है, हमको भी सिर्फ पैसे ही चाहिए थे। हम भी सोच रहे थे कि क्या करें, हम पुलिस में क्यों जाए, क्या ही करें, हमको क्या मतलब कोई दुश्मनी तो थी नहीं, हमको बस अपने पैसे चाहिए थे। तो हमने भी बोला ठीक है, हम 1 तारीख को, मैंने बोला भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है वेस्ट इंड में रुकने के लिए 1 हफ्ता, सच में हम पूरे ख़त्म हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला मैं पैसे देता हूँ, एक विला लेते, तुम दोनों मेरे साथ रहो। तो फिर हम लोग ने आसपास में विला ढूंढा, इन्होंने ही जाके पेमेंट किया, पहले के 2 दिन के पेमेंट इन्होंने दी। अब मुझे समझ आ रहा है कि पहले के 2-3 दिन के पेमेंट इन्होंने क्यों दिया, क्योंकि 1 तारीख को जब हम गए थे उस विला में, उस दिन संडे था, तो अगले दिन जब मंडे को बैंक खुला तो उन्होंने अपने ड्राइवर के अकाउंट से मेरे और कुणाल के अकाउंट में एक अमाउंट भेजा। और उसके बाद उस दिन मैं एकदम रिलैक्स हो गई कि चलो इन्होंने जैसा बोला वैसा वो कर रहे हैं, ये पैसे देना उन्होंने शुरू कर दिया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कुणाल को बोला तुम रहो, मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मैं बच्चे को छोड़ के आए थे वापस अकेले यहाँ पे, तो और जैसे ही मैं वापस आ गई उस दिन 2 तारीख रात को, मंडे को वापस आ गई। और 3 तारीख को सुबह मेरी शूट भी थी, एक ऐड मैं वहाँ शूट कर रही हूँ, और अचानक से मुझे फ़ोन आता है पीयूष भैया का गोवा से कि बंगले पे पुलिस आई है और उसकी वाइफ ने कंप्लेन किया है कि हमने उसे किडनैप किया है और वहाँ पे से हम उसके साथ मनी जो है एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उसे रखा हुआ है। जब पुलिस आई उस वक्त गोवा में तब मैं तो बॉम्बे में थी और कुणाल भी नहीं था, वो अकेले थे, उनका फ़ोन भी उनके पास ही था डे 1 से। उन्होंने खुद ही फ़ोन करके लोकेशन दे के अपनी वाइफ को बोल के पुलिस को बुलाया। तो पुलिस को भी समझ में आया कि ये एलिगेशंस फेक है, जब वो कहीं पे गए हैं इतना सीरियस। पुलिस को इसलिए समझ में आया क्योंकि जब मैं बंगलों में नहीं हूँ, आप बंगलों में आराम से हो, 4 BHK में आप आराम से बैठे हो, आराम से टांग फैला के और रिलैक्सली, आपका फ़ोन आपके पास में है। मैं बाहर गया हुआ क्योंकि मुझे वो नेगेटिविटी से बाहर निकलना था, क्योंकि वो अंदर रह के मुझे सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा उनके साथ रहने का, उसके साथ, क्योंकि इतना बड़ा झूठा इंसान और उसके साथ में रहना, मतलब आप सोचो आप सामने रह रहे हो, मतलब। तो उन्होंने ये एक्चुअली पूरा सोच समझ के किया था, जो उन्होंने 24 घंटे का वक्त हमसे मांगा था 31 को, तो शायद उन्होंने यही प्लान किया था जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। इसीलिए उन्होंने 2 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे दिए, दिखाने के लिए कि हमने उनसे एक्सटॉर्ट किया है। बट हमारे पास जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसका क्या, जिससे हमने उनको करोड़ों रुपए दिए हैं उसका क्या? एक मतलब एक क्या बोलूँ मैं, इतने साल से आप सब हमको जानते हो, हम आपके सामने हैं, हमारा घर आप जानते हो, हमारी फैमिली आप जानते हो, हमारा काम आप जानते हो, तो हम ऐसा कैसे कर भी सकते हैं, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? तो हमने, जब मुझे ये पता चला खबर, मैं बॉम्बे में थी 3 तारीख को, और तब मैंने मुंबई पुलिस को फ़ोन करके बोला कि सर मुझसे गलती हो गई, अब आप प्लीज़ उन्हें नोटिस भेज दीजिए, उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप अगर मान गई होती हमारी बात तो आपके साथ ये नहीं हुआ होता। तो मैं सेट पे पहली बार रोई हूँ, मेरे शूट में रुक गया, मेरे से नहीं हो पा रहा था कुछ, क्योंकि मैं डर रही थी कि कुणाल को कुछ ना हो जाए, वहाँ पे पुलिस पता नहीं क्या कर रही होगी, क्योंकि ही वॉज़ नॉट आंसरिंग। इनको भी और उनको भी, दोनों को, शामदा को, दोनों को पुलिस लेके गई थी वहाँ DYSP जो है पोरबोरिम पुलिस स्टेशन वहाँ पे, और उन दोनों का स्टेटमेंट पुलिस ने सुना। उसके बाद ऑफ कोर्स DYSP जो थे सर, उन्होंने समझा
कि पहले जब मैंने उनको पूरी स्टोरी बोली, मैंने कहा सर ये मैं तो पूरी तरह से उनको बताया कि क्या किया है इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन उससे बोला कि ये सब तू फालतू की बातें, अच्छा वो बीच में वो बोल रहे हैं तो बीच में मेरे को बोल रहा है, ऐसे ही बैठे थे हम लोग और सर यहाँ बैठे हुए और कुछ भी बोल रहा है, कुणाल ऐसा। मैंने बोला ये लड़की के साथ था सर, यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहा है, सब कर रहा है, हमारे शायद हमारे पैसों पे ही कर रहा है, अपनी फैमिली को भी इसने बुलाया, सबकी टिकटें करी है, वहाँ पे कंट्री मैन लेकर घूम रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, मतलब आराम से आप यहाँ पे एकदम शौकिया और बोल रहे हो कि मुझे फैमिली टाइम स्पेंड करना है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बीच में काटे, अरे लड़की का मत। तो उन्होंने बोला कि भाई तू ये फालतू की बातें मत कर, तू इनको ये बता कि इनके पैसे कब देगा और तू इतने पैसे लेकर क्या किया है तूने। उसके पास कोई, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ही नेवर हैड एन आंसर। आज उनके पास घुस जाओ उनके पास में, वो है करके, बिकॉज शातिर आदमी ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही करता है। लेकिन फिर भी ऑल सेड एंड डन, पूरा मैटर को एकदम ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें भी समझ में आया कि हम इनोसेंट है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने डीवाईएसपी ने बोला कि आप अपनी वाइफ को और आप भी अपनी वाइफ को बुला लो। तो 4 तारीख सुबह मैं भी बॉम्बे से गोवा गई थी, उनकी वाइफ भी गोवा आई थी और हम वापस से डीवाईएसपी के सामने बैठे थे। उन्होंने हमारी स्टेटमेंट्स ली और उनको भी पता चला कि हमने कोई क्राइम नहीं किया, हम ये पूरा फॉल्स एलिगेशन है। तो उन्होंने हमें जाने दिया वहाँ से और वहाँ पे कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। उसके बाद जब ये लोग वहाँ से चले गए कोलकाता और हम भी वापस आ गए बॉम्बे में 4 तारीख को, फिर उसके बाद आके हम दोनों कोई मेंटल स्टेट में थे नहीं कुछ भी करने के लिए, ना हम पुलिस के पास गए। यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं किया हमने और हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि हमें आगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम एकदम नंब हो गए थे। उसके बाद हमने एक हफ्ते बाद वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने जो हमारे यूट्यूब चैनल में हमने पोस्ट किया था और यही कहा था कि हमने उनका नाम भी नहीं लिया था, उस वक्त भी ना नाम लिया था, ना बताया था क्या हुआ है हमारे साथ, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ ये कहा था कि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है और एक बहुत बड़े अमाउंट का हुआ है, तो हम एक बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे। और वो हमने वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे जितने जान पहचान के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबको हमारी फ़िक्र हो रही थी क्योंकि हम जैसे है वैसे रहते नहीं है, किसी से हम बात नहीं कर रहे थे, किसी से टच में नहीं थे, तो सब वरीड थे हमारे लिए। इसलिए हमने वीडियो बनाया था ताकि सबको एक साथ में ही पता चले कि हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं। बट हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि उनको बदनाम करें या उनका नाम भी मैंने नहीं लिया था, ना हमने उनका कोई जिक्र किया था। बस हमने यही कहा था कि एक इंसान थे जो हमारे बहुत क्लोज थे और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। उसके बाद 12 तारीख को शायद इन्होंने 12 या 13 तारीख को इनकी वाइफ ने जो फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि हमने उन्हें किडनैप किया था और मनी एक्सटॉर्शन किया है और जो भी चीज़ें, सच में उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा धक्का लगा क्योंकि ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आफ्टर एवरीथिंग हमें, मतलब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो गया, मतलब इतना सब होने के बाद भी वो ऐसे जाके पब्लिकली, और शायद जो भी उन्होंने किया, अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा या किसके इन्फ्लुएंस में आके किया होगा। बट मैं अभी भी बोल रही हूँ, इतना सब होने के बाद अब जाके हमने अपना एफआईआर जो है ये रजिस्टर किया है और ठीक है, मतलब मुझे इसको कुछ वो नहीं करना है। बट नहीं, ये तो एफआईआर तो ऑफ कोर्स वो पोर्टल पे भी आ जाता है, बिकॉज पुलिस को जस्ट दैट कि हमने यही सोचा कि अब, क्योंकि हम सच में उससे पहले तक यही सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ करके एमिकेबली म्यूचुअली मिलके सॉर्ट कर लेंगे। इसने तो इतना भी बोला मुझे कि यार ऐसा लग रहा, बुरा लग रहा है, याद आ रही है, इतना हम लोग क्लोज थे, मिलना ये वो, जब वापस आए थे इतना होने के बावजूद भी हम यही सोच रहे थे कि हाँ यार, मतलब हमको ये था उनके लिए कि चलो कुछ भी हो आगे जाके हम उनको, हमारे दिल में कुछ नहीं है, हम उनको माफ़ी कर देंगे और वो पैसे लौटा दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट ये जब हुआ कि उन्होंने ऐसा किया, जो भी उन्होंने सोच के किया होगा किसके भी इन्फ्लुएंस में या कुछ भी अपने बचाव के लिए किया है, मुझे अभी भी किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है दिल में। बस मुझे ये है कि हमारे पैसे हमें मिल जाए, जो हमारी मेहनत की और इनके माँ बाप की मेहनत की कमाई का घर है, और जितने हमारे दोस्त जिन्होंने हमें पे भरोसा करके पैसे दिया हम उनको लौटा सके। तो बस इसीलिए हम ये चाह रहे थे कि आज आप सबके सामने, क्योंकि अब ऐसा हो गया है सिचुएशन कि मेरे कुछ काम थे प्रोजेक्ट्स जो रुक गया इस चीज़ के लिए। ये जब एलिगेशंस बाहर आए हैं तो उसके बाद बहुत लोगों ने फेक वीडियोस, मॉफ वीडियोस, एआई वाले जो जनरेट करके डाले हुए हैं, उसमें ये भी लिखा है किसी ने कि हम अरेस्ट हो गए हैं, हम ये हो गए हैं। तो
क्या होता है, मैं वापस वही बोल रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा एटलीस्ट अगर आप लीगल चीज़ को लेके, मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी खबर आती है तो सबको अच्छा लगता है कवर करना और लोगों को भी देखने में मज़ा आता है, बट कोई लीगल अगर बात है तो आई थिंक उसको प्लीज़ आप वेरीफाई कर लीजिए। उनकी वाइफ ने जो किया है वो एक ज़ीरो एफआईआर है, और ज़ीरो एफआईआर इसलिए है क्योंकि वो कोलकाता में उन्होंने किया है, कोलकाता का वो जुरिस्डिक्शन नहीं था, कोलकाता ने वो एफआईआर आगे गोवा में पुलिस में फॉरवर्ड किया है। अब गोवा पुलिस उसको पूरे अच्छे जैसे उन्होंने पहले किया था वापस से वो ऑब्वियसली आई एम श्योर पूरे ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेट करेगी, एंड वी आर हियर टू फुल्ली कोऑपरेट विद द पुलिस। जो सच है वो आप सबके सामने आ जाएगा, एंड हम लोग इनोसेंट हैं तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है। बट ये है कि ये सब के बीच में जो हमने फिनेंशियल, मेंटल, फिज़िकल लॉस झेला है उसमें इस इंसान का तो हाथ है, बट कहीं ना कहीं मैं वापस बोल रही हूँ, मुझे बहुत दुख है कि हमारे मीडिया वालों का भी कहीं ना कहीं हाथ है, और मुझे ऐसा सच में बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि आप तो हमारे साथ हो, आप तो हमारे अपने हो, तो कुछ भी बोलने से पहले या छापने से पहले अगर आपने थोड़ा सा वेरीफाई किया होता फैक्ट्स को तो ज़्यादा अच्छा होता। बस यही कहूँगी। आई एम श्योर यू गाइस, आप लोगों ने कोशिश भी की थी हम लोग से बात करने की, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हमारे पास अब हमारी जो स्टोरी है अगर ये हम पहले कर लेते तो शायद हम पहले ही बोल देते, लेकिन हमने पहले नहीं किया क्योंकि हमने उनको एक सेकंड क्या उनको हमने सेकंड थॉट भी नहीं दिया था एक्चुअली इसको। हमने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, जस्ट पैसे आ जाए बस, हमको कुछ नहीं, हमको कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब उनकी भी जिम्मेदारियां हैं लाइफ में, उन्होंने भी जो किए होंगे उनकी कोई मजबूरी रही होगी, बट मैं